नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोपोपिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर आगामी यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान के, ध्येय आईएएस, विजन आईएएस और संस्कृति आईएएस संस्थानों के पेपर सॉल्व किए थे। आज जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ संस्कृति आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 11। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट संख्या 11 को। कहाँ से? संस्कृति आईएएस संस्थान से। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और जो कि पॉलिटी पर बेस्ड है। किस पर मित्रों? पॉलिटी पर। क्या है? संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 दो प्रकार से संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अपेक्षित है। तीसरा स्टेटमेंट, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। चौथा स्टेटमेंट, दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो बात की गई है उसे ज़रा ध्यान से देखते हैं। बात की गई है आर्टिकल 368 की। तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की कितने टाइप की व्यवस्था है? 2 टाइप की व्यवस्था है। तो क्या है दोनों टाइप की व्यवस्था? ज़रा उसको एक बार अगर हम देखें तो एक हम देखते हैं कि पहले ही तो व्यवस्था ये है कि सदनों के विशेष बहुमत से पास हो जाए। दोनों सदनों में किससे पास हो जाए? विशेष बहुमत से। और दूसरी व्यवस्था ये है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो। आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो तो अनुच्छेद 368 से हुआ संवैधानिक संशोधन कहलाएगा। यानी ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है। दूसरी बात करें कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यकता है, कतई आवश्यकता नहीं है पूर्व सिफारिश की। ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। दूसरी बात, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। दोनों सदनों के पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचता है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति के लिए बाध्य है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। और ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, 3, 4 यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12? इसे देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट, संविधान द्वारा इसके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान द्वारा इसके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको संसद की बैठकों में भाग लेने, मत देने की अनुमति है। तीसरा स्टेटमेंट, कार्यकाल के दौरान इसे निजी विधिक कार्रवाई से रोक है। तो यदि हम इस पर बात करते हैं, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और ये अटॉर्नी जनरल जो होता है वो आपके किस अनुच्छेद में है मित्रों? ये आपके अनुच्छेद 76 में इसको डिफाइन किया गया है। और उसके अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुसार या राष्ट्रपति की नज़र में वो संवैधानिक विध होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है राष्ट्रपति की नज़र में, यानी और उसका कार्यकाल के बारे में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रहेगा, यानी उसे किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संसद की बैठकों में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन ना मत देने की अनुमति उसे नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। निजी विधिक कार्रवाई से रोका जाता है, नहीं रोका जाता है। हाँ, केवल एक काम के लिए रोका जाता है कि वो किसी भी हालत में भारत सरकार के विरुद्ध आने वाले किसी भी क्या कहते हैं केस को नहीं लेगा, यानी भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ेगा और राज्य सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ेगा। यानी यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? गलत हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? एक भी सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन, उसे देखते हैं। अनुच्छेद 29 ने में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों तक विस्तारित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की स्वतंत्रता के लिए उच्चारित दूसरा, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की प्रशासन स्थापना एवं प्रशासन की अधिकार पूर्ण की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये संपूर्ण या अबाध इसलिए नहीं रहा क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से सरकार जब भी चाहे ऐसे संस्थानों को अपने अंडरटेकन ले सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगा। क्या क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए जो विद्यालय वगैरह बनाए जाते हैं वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो अबाध रूप से उनके ही संपर्क में रहेंगे, उन्हीं के अंडरटेकन रहेंगे। तो ऐसा 44वें संविधान संशोधन से ऐसा मना कर दिया गया है, यानी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को सुरक्षा एवं बहुसंख्यकों दोनों तक विस्तारित है, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, ए हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के अंतर्गत इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों आयामों का समावेशन किया गया है। बात बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों में विधि के शासन की स्थापना को सुनिश्चित करते हैं, रूल ऑफ लॉ, ये दोनों बातें मित्रों यहाँ पर बिल्कुल सही लग रही हैं। आगे क्या किया गया है वो जरा देखते हैं। नीति निदेशक तत्वों में न्यायोचित बनाने के लिए देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन भी उत्तरदायी है। तो डीपीएसपी के लिए ऐसा किया गया है, इसीलिए उसे न्यायोचित बनाने की ऐसी बात भी की गई है और उसका कारण भी यहाँ पे इंडिकेट दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5, उसे देखते हैं। चर्चा में रहे समुद्री स्लग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला स्टेटमेंट, देखते हैं। ये दुनिया के एकमात्र प्रकाश संश्लेषक अकशेरुकीय जीव हैं, यानी बिना सेल के जीव के रूप में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, समुद्री स्लग दुनिया का एकमात्र प्रकाश संश्लेषक जीव है, यानी न केवल शैवाल से रस पीते हैं बल्कि अपनी त्वचा में शैवाल के क्लोरोप्लास्ट भी जमा करते हैं। ठीक है, यानी अकशेरुकीय जीव हैं, ये बात बिल्कुल जो है सही है। दूसरा, नूडी ब्रांच प्रजाति के स्लग मूंगा चट्टानों में पाए जाते हैं। तो नूडी ब्रांच आमतौर पर मूंगा चट्टानों में पाए जाते हैं और उनकी उपस्थिति मजबूत मूंगा परिस्थितियों के अनुकूल होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत के तटीय क्षेत्रों में नूडी ब्रांच समुद्री स्लग का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अधिकांश सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रजातियां मांसाहारी होती हैं जो छोटे जानवरों को खाती हैं। समुद्री स्लग की सरेटा एक जहर होता है जो डंक के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचता है और कभी कभी मनुष्य के लिए घातक भी हो जाता है। तो इसके लिए इसको भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। केवल 2 ही बातें यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिट और जनादेश प्रसिद्ध के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप हमारे फंडामेंटल राइट्स 32 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है और ऐसा ही जो आपका हाई कोर्ट है वो 226 के अंतर्गत ऐसा रिटें जारी करता है। तो यहाँ पर 5 रिटों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर 3 ही रिटें दी गई हैं। जरा देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है मैंडमस, यानी परमादेश।
क्या है, सार्वजनिक अधिकारों एवं प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है। दूसरा, प्रतिषेध न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए, उत्प्रेषण न्यायिक एवं अर्धन्यायिक न्यायिकरणों के साथ ही प्रशासनिक प्राधिकरणों के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बातें की गई हैं परामादेश के बारे में, प्रतिषेध के बारे में, उत्प्रेषण के बारे में, ये पूरी बिल्कुल क्या हैं, सही हैं, क्योंकि परामादेश भी सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है और ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कोर्ट केस को अपने पास बुला लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद को प्राप्त अधिकार और अनुच्छेद 31C के अंतर्गत उपबंधित प्रावधान उपरोक्त में से कितने विधि के समक्ष समता के अपवाद हैं। तो आपको बताना है जो विशेषा राइट दिए जाते हैं आपके राष्ट्रपति को, आपके राज्यपाल को, आपकी संसद को और 31C के अंतर्गत, ठीक है, तो ये कितने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं राइट टू इक्वलिटी हमें आर्टिकल 14 के अंतर्गत मिलती है, यानी समानता का अधिकार, लेकिन आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी निर्णय के लिए देश के किसी भी न्यायालय के लिए जवाबदेही नहीं होंगे, किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं होगी अपने किसी भी निर्णय के लिए। ठीक है, जो पद पे रहते हुए लेते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसकी पदावधि के दौरान न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई या प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी, कारावास के लिए किसी न्यायालय की कोई सक्रिय प्रारंभ नहीं की जा सकती है। और तीसरी, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कार्यकाल के दौरान किस न्यायालय में के दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें उसकी सूचना देने के लिए 2 माह के बाद ही ऐसा किया जाएगा। बात समझे। 105 के अंतर्गत यदि हम बात करें, किसी समिति या संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात, दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 31B अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल में नीति निर्देशक क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है तो आर्टिकल 39 की उपधारा B की उपधारा C में का समावेशन किया जाएगा। ठीक है, और इसे किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर देखें, ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं वो अपवाद हैं आर्टिकल 14 के। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये तीनों सही होंगे, ऑप्शन C हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपाल का न्यायिक सर्वोच्चता सरकार की संसदीय स्वरूप एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसमें बताना है भारत में कितनी विशेषताएं नहीं हैं। तो यदि हम यहाँ देखें भारत में कितनी विशेषताएं नहीं हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपाल का, तो मित्रों भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि यहाँ पर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायिक सर्वोच्चता तो बिल्कुल सही है, ये हमने ब्रिटिश न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, अमेरिका एवं संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। भारतीय संविधान में ये दोनों समावेशित हैं। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत है ही, सरकार का संसदीय स्वरूप है ही। ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी एक विशेषता संविधान की विशेषता नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है, सरकार का संसदीय स्वरूप भारत की विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भारत की विशेषता है। न्यायिक सर्वोच्चता पर अगर हम देखें तो भारत में न्यायिक सर्वोच्चता नहीं, संवैधानिक या संसद की सर्वोच्चता का प्रोविज़न चलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भारतीय संविधान में नहीं है और केवल एक ऐसी विशेषता है जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 19 से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या है? भारतीय अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल राज्य के खिलाफ मामले में प्राप्त है, न कि किसी निजी मामले में। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स 19 है वो केवल भारतीयों के लिए ही है और वो भी एक राज्य परिभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है, राज्य के लिए है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। दूसरी बात, केवल नागरिकों को ही दिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट 10 और क्वेश्चन नंबर 10 और स्टेटमेंट वाइज है। जरा देखते हैं, निम्नलिखित में विचार कीजिए। दक्षिण अटलांटिक विसंगति पृथ्वी के निकटस्थ उस क्षेत्र का संदर्भित करती है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कमज़ोर पाया गया है। 2. दक्षिण अटलांटिक विसंगति साउथ अटलांटिक विसंगति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी की सतह के निकटतम आ जाती है। उपरोक्त कथनों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथन कौन से हैं, तो मित्रों ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ए की व्याख्या की जा रही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की अन्यत्र शक्तियाँ हैं? पहला, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संसद की क्या बोलते हैं राज्यसभा की अनन्य शक्तियों की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो राज्यसभा की अनन्य शक्तियों में केवल ये शक्ति ऐसी है जो राज्यसभा में इस पर ज़्यादा पावर दी गई है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन यानी 312 के अंतर्गत हमें ये बात मिलती है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन में राज्यसभा का अनुमोदन परम आवश्यक है। बाकी इसके लिए लोकसभा की असीम शक्तियां हैं। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्शल लॉ बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी रिट अधिकारिता को निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है, मार्शल लॉ को संविधान में वर्णित विशेष व्यवस्था के अनुसार ही किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है। मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 34 में मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कोई भी मार्शल लॉ लागू हो। हालांकि मार्शल लॉ को संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, फिर भी इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। यह ऐसी स्थिति का परिचायक होता है मित्रों जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन के नियम को संचालित किया जाता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ प्रत्यक्ष बंदीकरण संबंधी रिट की अधिकारिता को निलंबित नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरी में अगर हम बात करें आर्टिकल 33 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 33 में बोला गया है कि इसके अंतर्गत विधि निर्माण फिर संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय के में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन का संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरी, सैन्य शासन को लागू करने के संबंध में संविधान के किसी भी तरह की विशेष वर्णन नहीं किया जाता, यानी ये व्यवस्था मार्शल लॉ में सही नहीं है।
तीसरा, मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के भंग होने से दोबारा निर्धारित करता है। मार्शल लॉ कानून व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला और तीसरा। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, उपरोक्त में से कितने संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना, ये राष्ट्र संविधान सभा का कार्य था। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रपति अध्यक्ष के तौर पे अपनाया गया, ये भी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यानी ये सभी कार्य संविधान सभा द्वारा ही किए गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 13, 14, 21 और 32। तो मूल अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल ऐसा कर रहा है? तो संविधान की सर्वोच्चता आर्टिकल 13 में किया गया है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां क्या होंगी? शून्य होगी। ऐसा स्टेटमेंट किस में दिया गया है? आर्टिकल 13 में दिया गया है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में चर्चा में रहे कूनू नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी अंतर्गत शामिल हैं। दूसरा, मिश्रित वनों की उपस्थिति यहाँ की विस्तृत विविधता का समर्थन करती है। तीसरा, चंबल की सहायक नदी कूनू इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से प्रभावित होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और ये जो कूनू नेशनल पार्क है ये सुर्खियों में तब आया था जब अफ्रीका से यानी नामीबिया से भारत में चीते लाए गए थे। ठीक है, तब उसी कूनू नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। तो यहाँ पर 12 चीते को बाड़े में छोड़ा गया, जिसमें 7 नर और 5 मादा चीते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि यह काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है। मिश्रित वनों की उपस्थिति यहाँ की विस्तृत विविधता का समर्थन करती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। चंबल की सहायक नदी कूनू इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में प्रवाहित होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन जो सही होगा वो सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, यह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रावधानित है। 3, 5वीं और 6वीं अनुसूची में संशोधन के लिए विशेष संसद का विशेष बहुमत आवश्यक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके बारे में है, लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और ये परिभाषित करने की जो बात कही गई है बिल्कुल सही है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रावधानित है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति अगर शपथ लेने की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं लेता, बल्कि राष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 61 के अंतर्गत लेता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 60 के अंतर्गत। सॉरी, कितने थे? आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ लेता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा?
गलत हो जाएगा। ठीक है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में संसद को साधारण बहुमत से किया जाता है उसमें संशोधन, तो यानी आर्टिकल जो 5वीं तीसरी है वो भी गलत हो जाएगी। इसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन जो है वो केवल एक सही होगा और ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किसी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध का विरुद्ध अधिकार। 2 सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। 3 फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। उपरोक्त में से कितने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त अधिकार हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें राइट टू स्पीक, ये आर्टिकल 19 में दिया है। पहले तो ये बोल होना चाहिए कि ये सारी बातें आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ रही हैं, और किसी अखबार के पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार ये भी आर्टिकल 19 में होगा। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार ये भी होगा, राइट टू नो। ठीक है। फोन टोपिंग के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत होगा, और ये सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है 18? लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके चुनाव की तारीख चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा चुनाव अध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चुनाव की तारीख राष्ट्र चुनाव आयोग नहीं करता, बल्कि पहली बैठक में एक प्रोटेम स्पीकर चुन जाता है, और उसके चुनाव के बाद शपथ लेने के बाद संसद के सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुनते हैं। चुनाव आयोग का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गतिरोध समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है, तो गतिरोध समाप्त करने के लिए अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु निर्वाचित होने के इच्छा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्वाचन के समय वो संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केवल एक स्टेटमेंट सही है, और वो भी स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के साथ साथ विधानमंडलीय कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। 2, इसके अंतर्गत अफसर के अधिकार एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग के अधिकार भी सम्मिलित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार के अंतर्गत मनमानी कार्यकारी संविधान विधानमंडलीय कार्यों के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। अफसर पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग के अधिकार भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20 देखते हैं। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण करना है। यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत खरीदारों और विक्रेताओं को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यह छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन यहाँ पर सही हैं, तो ये तीनों के तीनों कथन डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क के संबंध में तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के संबंध में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, संविधान में नागरिकता अर्जन के लिए जन्म एवं वंश का आधार माना गया है। संविधान में नागरिकता के अर्जन के लिए जन्म एवं वंश को केवल जन्म से ही नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है।
तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना ज़्यादा मैंडेटरी है, न कि वह जन्म से हो। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है। दूसरी, संविधान में नागरिकता अर्जन के लिए जन्म और वंश पर आधार माना गया है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। नागरिकता केवल जन्म और वंश के आधार पर नहीं होती है। नागरिकता प्रार्थना पत्र द्वारा भी अर्जित की जा सकती है। नागरिकता ठीक है, नागरिकता अर्जन समाप्ति संबंध 368 के अंतर्गत नहीं आते। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति संबंधी संशोधन 368 के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया है कि केवल पहला सही है और दूसरे दोनों गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? रिट जारी करने के संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत देता है, तो यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय जो होता है, यानी हाई कोर्ट जो है, वो अपने राज्य विशेष के लिए ही प्रोविज़न जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए क्षेत्राधिकार के लिए जारी करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ये गलत ही हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय के क्रियान्वयन को कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात करें उच्च न्यायालय रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय है ना। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऐसा कर सकता है, यानी जो बात सही है वो ऑप्शन बी है हमारी सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, किसी अपराध में संलिप्तता, न्यायालय की अवमानना, उपरोक्त में से कितने आधारों पर राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, किसी अपराध में संलिप्तता, न्यायालय की अवमानना, इन चारों में ये किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 24। 7वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सामूहिक न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था, केंद्र शासित न्याय प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार। 7वें संविधान संशोधन के बारे में ये बात की गई है, तो कौन कौन सी बातें सही हैं इसमें देखते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन मित्रों 1956 में हुआ था और राज्य के वर्गों के संगठन पुनर्गठन के संबंध में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सामूहिक न्यायालय की स्थापना के संबंध में था, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी ये भी सही है। न्यायालयों के न्याय क्षेत्रों का विस्तार, ये भी बात क्या है, सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अक्सर समाचारों में रहने वाले कमलम ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हैं जरा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय फल है, ओके, अमेरिकी मूल से संबंधित है। 3 ब्रेस्ट कैंसर से सुरक्षा देता है। 4 एनीमिया में उपयोगी है। 5 बैड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है।
तो ये अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात की गई है और इसको मौजूदा जो पैदा किया जाता है वो 3000 हेक्टेयर में किया जाता है और इसे 5000 हेक्टेयर में करने की बात कही जा रही है और इसे 21वीं सदी का चमत्कारी फल के तौर पर भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी विशेषताएं। तो ये उष्णकटिबंधीय फल है, बात बिल्कुल सही है। अमेरिकी मूल से संबंधित है, ये भी बात सही है। ब्रेस्ट कैंसर में सुरक्षा देता है, ये भी बात सही है। एनीमिया में उपयोगी है, ये भी बात सही है। बैड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि नहीं करता है बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ड्रैगन फ्रूट 21वीं सदी का चमत्कारी पौधा है, इसके लिए 3 बातें सही 4 होंगी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, न कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। मूल अधिकार संबंधी प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकार राज्यों के प्राधिकार को सीमित करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सभी मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, न कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, पहली बात तो ये समझ लो। और युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। सरकार एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दूसरे पे आ जाइए। मूल अधिकार संबंधी प्रावधानों का उद्देश्य कानून सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। तो मूल अधिकार जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक उपलब्ध हैं। और ये जो दूसरी बात की गई है ये बिल्कुल सही बात की गई है। मूल अधिकार राज्यों के प्राधिकार तक सीमित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 2 और 3 दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल संबंधी लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात पर चलते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल संबंधी लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। यानी ऑप्शन में 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विषय और संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। तो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण के बारे में यदि हम बात करें तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा ये किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, बात बिल्कुल सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में यदि हम बात करें तो राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए भी साधारण बहुमत ही चाहिए, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में जो बात की गई है ये भी बात विशेष बहुमत या आधे राज्यों की सहमति, ये बात भी साधारण बहुमत से की जा सकती है। केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आर्टिकल 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित संविधान राज्य का प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत लेखा जांच परिसीनरी। उपरोक्त में से कितनी संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? एकात्मक विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का संविधान एक जो लिखित संविधान है, ठीक है, ये क्या है, उसकी एकात्मक विशेषता के अंतर्गत आ सकता है। सशक्त केंद्र है, एकात्मक विशेषता के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। तो एकात्मक विशेषताओं की अगर हम बात करें, सशक्त केंद्र, एकल संविधान, ठीक है, दूसरा विनाशकारी राज्य, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत लेखा मशीनरी, राज्य विधेयक पर वीटो का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाएं, संविधान का लचीलापन और राज्य के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। तो ये राज्य की एकात्मक की विशेषता के तौर पर आते हैं। कौन कौन सी एकात्मक विशेषता के तौर पर आती हैं? सबसे पहले आती है एकीकृत मशीनरी, ठीक है। दूसरी आती है राज्यों का प्रतिनिधित्व का अभाव। ये एकात्मकता की हैं। कौन एकात्मक? ये जो हैं वो एकात्मकता की बात नहीं करते हैं, ये एकात्मकता नहीं है, बल्कि ये दोनों हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30? हाल ही में शुरू की गई MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MSME क्षेत्र के घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायक। इसके तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र में MSME के लिए संपूर्ण कार्यान्वयन लागत प्रदान की जाती है। यह कच्चे माल की गतिविधियों तथा उत्पादन लागत को कम करता है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कितने कथन सही हैं, तो मित्रों MSME क्षेत्र में घरेलू वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, बात बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में MSME के लिए संपूर्ण कार्य प्रदान की जाती है, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। यह कच्चे माल की गतिविधियों तथा उत्पादन लागत को कम करता है, ये बात बिल्कुल सही है MSME के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। किस पर? 31 पर। देखते हैं 31 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को अवैध घोषित करे। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों? सही है। न्यायालय ये बाध्य है कि मूल अधिकारों के हनन की विधि को शून्य घोषित करे। दूसरा, मूल अधिकार के निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा, न्यायपालिका संसद द्वारा अनुसूची 9 में वर्तमान में जोड़े गए किसी भी विषय को न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32? संसद एवं राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार केवल नागरिकों तक ही सीमित है। संविधान में भारत की नागरिकता के संबंध में स्थायी व्यापक विधि अधिकथित है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी नागरिक द्वारा संविधान के प्रति अनादर जताने पर केंद्र सरकार द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर देखें नागरिकता के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं, ये बताना है। तो सबसे पहली बात की जा रही है जो नागरिकता के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को तक ही सीमित, केवल नागरिकों तक ही सीमित है। ठीक है, किसके लिए बताया जा रहा है? नागरिकों तक ही सीमित है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नागरिकों को ही। संविधान में भारत की नागरिकता के संबंध में स्थायी और व्यापक विधि अधिकथित की गई है। तो संविधान में भारत की नागरिकता के संबंध में स्थायी और व्यापक उपबंध नहीं है, केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने थे। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। नागरिकता अधिनियम 55 के तहत भारतीय नागरिक संविधान के प्रति अनादर जतान केंद्र सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है, बात बिल्कुल सही है। केवल 2 बातें सही होंगी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33? इसे देखते हैं।
संघीय सरकार होती है जिसमें संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है अथवा नहीं भी। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है, एक सदन भी। शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होती हैं, एकीकृत न्यायपालिका होती है। तो संघ सरकार के बारे में अगर विशेषता के बारे में बात करें तो शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र एवं क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होती हैं, यही संघ सरकार की विशेषता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है? निम्नलिखित संबंध पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य कितने प्रावधानी 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल अधिकार में 21A जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अगर हम बात करें तो नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे संशोधन किए गए थे। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैव विविधता में वृद्धि, भूमि क्षरण में कमी, कार्बन पृथक्करण, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण उपरोक्त में से कितने हाल ही में चर्चा में रही अरावली हरिद्वार परियोजना के उद्देश्य में शामिल हैं? केवल एक, केवल दो, सभी चार। तो अरावली हरित परियोजना के संबंध में यदि हम बात करें तो जैव विविधता में वृद्धि, भूमि क्षरण में कमी, कार्बन पृथक्करण, ये चारों संबंध रहे हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? इन निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना सुनिश्चित करना है, संविधान में वर्णित सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन हैं, ये प्रकृति में सकारात्मक एवं स्वतः परिवर्तित हैं, इन्हें केवल नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, निदेशक, तो राजनीतिक लोकतंत्र बिल्कुल गलत है। राजनीतिक नहीं, सामाजिक लोकतंत्र की बात की जाती है। संविधान में वर्णित सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन हैं, तो ये बात जो है क्या है? सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये प्रकृति में सकारात्मक स्वतः प्रवृत्त नहीं, ये जो विशेषता है ये मूल अधिकारों की विशेषता है, न कि डीपीएसपी की। इन्हें केवल नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद सीमा विवाद के समाधान के लिए किसी क्षेत्र को बिना संशोधन के संबंधित देश को हस्तांतरित कर सकती है। ये बात अगर हम बात करें तो मित्रों ये बात जो होगी पूर्णतः गलत होगी, क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसमें संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, भारत में राज्यों के अस्तित्व संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है? संविधान द्वारा, ठीक है। तो भारत में राज्यों के अस्तित्व में संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम आर्टिकल 2 देखें तो संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है, ये बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। भारत में राज्यों का अस्तित्व संविधान की गारंटी प्रदान नहीं की गई है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य जो हैं वो संघ कभी भी उनका विलय, समापन या कम ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, किसी नए राज्य का निर्माण या विधान राज्य की सीमाओं परिवर्तन अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें तो यह भी बात साधारण बहुमत से की जा सकती है, 368 की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत। तो कितने सही हैं सर? एक भी सही नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है? संविधानवाद इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकारों को मौलिक विधिक निकाय से प्राप्त करती है और इसी के द्वारा सीमित भी होती हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधानवाद के दर्शन को लागू करने में सहायक हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो ये दोनों बातें जो हैं संविधानवाद सिद्धांत के अनुसार दर्शाता है कि सरकार मौलिक अधिकार, ये बिल्कुल सही है। संविधान में मूल अधिकार संविधानवाद के दर्शन को लागू करने में सहायक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है 39, इसे देखते हैं। वीटो का अधिकार है और विशेषता है। अत्यंतिक वीटो क्या होता है, इसके बारे में बात की गई है। पारित विधेयक को सुरक्षित रखना, पॉकेट वीटो पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, निलंबनकारी पारित विधेयक पर न तो कोई सहमति न अस्वीकृति प्रदान करना, ना ही इसे लौटाना। तो अत्यंतिक वीटो के बारे में यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है अत्यंतिक वीटो के लिए। अत्यंतिक पारित विधेयक को सुरक्षित रखना, ये बात बिल्कुल सही है। पॉकेट वीटो के लिए ये बात है और निलंबनकारी वीटो के लिए ये बात है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, बिस्फेनॉल ए का प्रयोग प्रायः बच्चों को दूध पिलाने के लिए प्रयुक्त बोतलों और माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को पारदर्शी एवं दृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में विचार कीजिए। उच्च रक्तचाप, हार्मोन असंतुलन, बैक्टीरिया जनित रोगों का प्रसार, टाइप 2 मधुमेह, बच्चों के मानसिक विकास में अवरोध, उपयुक्त में से कितने बिस्फेनॉल ए के दुष्प्रभावों में शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो बिस्फेनॉल के संबंध में जो बात की गई है, प्रायः बच्चों को दूध पिलाने वाले प्रयुक्त बोतलों में और माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के दैनिक उपयोग में प्लास्टिक के बर्तनों की पारदर्शी और दृढ़ बनाने में बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है और ये स्वास्थ्य चिंताओं के लिए एक कारण है। बिस्फेनॉल होता क्या है, एक रसायन है जो प्लास्टिक और रेजिन निर्माण के लिए यौगिकों के संयोजन का उपयोग करके बनाया जाता है और इसके उपयोग में पाइल्स, कॉम्बैट डिस्क, प्लास्टिक डाइनर, बेयर इम्पैक्ट का निर्माण होता है। तो इसमें दुष्प्रभाव क्या है, उच्च रक्तचाप इसका दुष्प्रभाव है, हार्मोन असंतुलन इसका दुष्प्रभाव है, ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग इसका दुष्प्रभाव है, टाइप 2 मधुमेह इसका दुष्प्रभाव है, भ्रूण शिशुओं बच्चों में मानसिक विकास का अवरोध, ठीक है, इसका दुष्प्रभाव है। यानी ये सारे इसके प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यों की सीमा में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल तय समय सीमा पर में अपनी राय देने के लिए बाध्य है। किसी विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 के अधीन नए राज्यों को प्रवेश देने की संसद की शक्ति असीमित है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन असीमित हैं, ठीक है, भारत में राज्यों की सीमा संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्य विधानमंडल तय समय सीमा में अपनी राय देने के लिए बाध्य हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। किसी विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ये बात भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। राष्ट्रपति पुनः स्थापित नहीं कर सकता है। दूसरी, अनुच्छेद 2 के अधीन नए राज्य प्रवेश में संसद की शक्ति असीमित नहीं है, ये बात गलत है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। ऑप्शन ए बी हमारा जो होगा सही होगा, ठीक है। संविधान में आधिकारिक लक्षणों के अनुरूप है, न कि असीमित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है? भारतीय संविधान में कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जो दूसरा कथन, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कठोरता से लागू होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय संविधान में कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। और जबकि संविधान में शक्ति प्रबंधन का कठोरता से लागू है, ये बात गलत है। और 1 सही 2 गलत, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? इसे देखते हैं।
लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपरोक्त में से कितने संसद के घटक के रूप में शामिल हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने घटक दल के तौर पर शामिल हैं, कितने संसद के घटक के तौर पर, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। संसद जो है आर्टिकल 79 के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेष रूप से सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित है? उद्देश्य का, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 5, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 2, 5। ठीक है, ठीक है। उद्देश्य का है सही, मूल अधिकार हैं सही, ठीक है। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण से संबंधित है, उद्देश्य का सही है, मूल अधिकार सही है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पौधों में नैनो तरल DAP का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजों की गुणवत्ता में वृद्धि, क्लोरोफिल में कमी, फसल पैदावार में वृद्धि, उपरोक्त में से कितने नैनो तरल DAP के उपयोग से उत्पन्न प्रभाव है? ठीक है, तो तरल DAP से उत्पन्न प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, बीजों की गुणवत्ता में वृद्धि, ठीक है, तरल DAP के प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो बीजों की गुणवत्ता में वृद्धि हो गई है, क्लोरोफिल में कमी नहीं हुई। क्लोरोफिल में क्या हुई है? इसमें भी वृद्धि हुई है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। फसल पैदावार में वृद्धि, ये भी बात बिल्कुल सही है, फसल पैदावार में वृद्धि हुई है, यानी दो बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों के लिए आवंटित स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के बाद लोकसभा का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं राज्यों के लिए आवंटित स्थानों में संख्या में राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के बाद लोकसभा का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि बात करें, ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन जो सही होगा वो डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायी, तो दोहरी सदस्यता, गोपनीयता का सिद्धांत, निम्न सदन का विघटन, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व है, दोहरी सदस्यता है, गोपनीयता का सिद्धांत, निम्न सदन का विघटन, ये बात बिल्कुल सही है। निम्न सदन के बारे में यदि हम बात करें तो लोकसभा का विघटन होता है, उच्च सदन का नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन? निम्न सदन को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में निहित है। 2, उच्च सदन प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 3, सभी सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें,
उपरोक्त में से निम्न सदन का विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में निहित है। तो निम्न सदन का विघटन राष्ट्रपति की ही द्वारा होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उच्च सदन प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरे कथन के बारे में बात करें, सभी सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में ऐसा होता है, लोकसभा में नहीं। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देना, संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करना, विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करना, संसद में अपने दल के विरुद्ध मतदान करना, उपरोक्त में से कितने संसद सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति के आधारों में शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देने पर संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है, सही है। संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करना, ये संसद की सदस्यता खोने का कोई प्रोविज़न नहीं है। विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करना, संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी। ठीक है, दूसरी, संसद अपने दल के विरुद्ध मतदान करना, इसमें संसदीय सदस्यता को समाप्त होने के प्रोविज़न में अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि आप अपनी लीग से हटकर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो भी हमारा सही हो जाएगा। तो कितनी समाप्ति में आधार शामिल हैं, 3 आधार शामिल हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है 50, इसे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राचीन काल मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर प्राचीन काल यह 2 स्मारकों, पहाड़ी के उत्तरी ढलान नरसिंहनाथ मंदिर और पहाड़ी के दक्षिणी ढलान हरिशंकर मंदिर में अत्यधिक समृद्ध सांस्कृतिक महत्व का है। पहला स्टेटमेंट सही है। ह्वेनसांग द्वारा इसका वर्णन किया गया है, इसका वर्णन ह्वेनसांग द्वारा किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। यूनेस्को ने जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2023 में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और प्रदेश का तीसरा है, यूनेस्को द्वारा अभी नहीं किया गया है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। तो 2 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51, इसे देखते हैं। लोकसभा के महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। यह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान लिखित प्रकृति का है। मूल अधिकार, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं संसद की संप्रभुता को सीमित करती हैं। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संसद की संप्रभुता को बारे में, संविधान की लिखित प्रकृति, ये संविधान की जो है वो संप्रभुता के बारे में बिल्कुल सही व्याख्या करता है। दूसरा, मूल अधिकार सही है। सरकार की संघीय और न्यायिक समीक्षा, चारों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में किन मामलों पर राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा के समान। पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राज्यसभा के समान ही इसको अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में ये बात सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए दोनों सदनों में पास होना चाहिए, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है।
ठीक है। उच्च न्यायालय के जजों की पदमुक्ति, उपराष्ट्रपति के को पद से हटाना, इसमें के लिए राज्यसभा में क्या है, इसके लिए राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज़्यादा है। और ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी मद धन विधेयक के अंतर्गत शामिल नहीं है? संचित विधि में भारित व्यय धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत सरकार का उधारी विनिमय धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अर्थदंड और आरोपण का जुर्माना ये धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता। यही बात गलत होगी और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55? सेबी बाजार विनिमय संबंधी शक्तियों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित कर सकता है। यह किसी व्यक्ति की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय या लेन देन करने में प्रतिबंधित कर सकता है। यह स्टॉक एक्सचेंज या स्वयं विनियामक संगठनों में किसी भी पदाधिकारी को निलंबित कर सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें, ये तीनों कथन बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56? संसद के सदस्यों की वाक स्वतंत्रता की युक्ति युक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। निवारक नज़रबंदी के मामले में संसदीय विशेषाधिकार प्रभावी नहीं होंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें, ये दोनों कथन वाक स्वतंत्रता में निर्बंध नहीं लगाया जा सकता, ये दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है 57? इसे देखते हैं। विधेयक किसी भी विधायी परिषद विधेयक किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। अधिनियम बनने से पूर्व विधेयक विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। इस संदर्भ में कौन सही अनुक्रम है? विधेयक पर समान चर्चा, विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन, विधेयक का खंडवार चर्चा, विधेयक पारित किया जाना। यदि हम इसे एक क्रमबद्ध तरीके से निरूपित करें तो मित्रों, विधेयक का राजपत्र में प्रकाशित पर सामान्य चर्चा, ठीक है, कहाँ है? सामान्य चर्चा होगी पहला, फिर खंडवार चर्चा। सबसे पहली बात करेंगे तो ये सबसे पहले होगा दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। ये क्रम होगा, ठीक है, यानी 2 1 3 4। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कितने कार्यों को राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है? विदेश की संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते बिल्कुल राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। संसद के समक्ष बजट की प्रस्तुति राष्ट्रपति की आम सहमति होती है। विदेशी राजदूतों की नियुक्ति, ये सब बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक, साधारण विधेयक, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, संविधान संशोधन विधेयक। उपरोक्त में से कितने आधारों पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है? धन विधेयक में नहीं होगी, साधारण विधेयक में हो जाएगी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, संविधान संशोधन। केवल 2 प्रोविजनों में राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, ठीक है, एक में ही कर सकता है, सॉरी। यदि विधेयक दूसरे सदन को अस्वीकृत कर सकता है, दूसरे सदन को बिना विधेयक 6 महीने में, ठीक है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, केवल साधारण विधेयक के लिए है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऊतकों की उत्पत्ति, विकासात्मक हार्मोन, तापमान, प्रकाश की तीव्रता, पीएच स्तर। उपरोक्त में से कितने कारक पौधों में बायो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करने में सक्षम हैं? तो देखते हैं कौन से हैं वो। तो उपरोक्त में से कितने कारक पौधों में बायो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करने में सक्षम हैं? तो देखते हैं कौन कौन से बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले कारक हैं। तो पौधों के ऊतकों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो विकासात्मक हार्मोन, तापमान, प्रकाश की तीव्रता, पीएच स्तर, ये तीनों बायो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मर तकनीक विकसित करने का दावा
किया गया था 2023 में यूके के द्वारा। और ये क्या है, जो प्लास्टिक की स्थिति को बदल सकती है और बिना कोई माइक्रो प्लास्टिक छोड़े उन्हें बायोडिग्रेडेबल बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल लोकसभा के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जाना है। व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा देना मुख्य उद्देश्य है। बिना मुकदमा 3 माह के लिए हिरासत में रखना। उपरोक्त में से कितने निवारक निरोध कानून के संदर्भ में सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केवल लोकसभा के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जाता है। व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा देना मुख्य उद्देश्य है। बिना मुकदमा के लिए हिरासत में रखा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों यहाँ पर केवल लोकसभा के भंग होने की स्थिति में लागू किया जाएगा, सही है। व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की सजा देना इसका मुख्य उद्देश्य, ये बात गलत है। तो 3 माह की हिरासत में रखा जा सकता है, ये सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आर्टिकल 19 के तहत ये प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21-22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। केवल बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधित्व की आंशिक व्यवस्था को मंजूरी दी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को लागू किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त में से यदि हम बात करें, 1909 में निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्था को मंजूरी दी, सही है। 35 में भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू की, बिल्कुल गलत। एक सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में बात करें, ये 1949 में अपनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या है 64? देखते हैं। हाँ, राज्य की मंत्रिपरिषद की निम्नलिखित में से राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए परिणाम क्या है? राज्य में मंत्रिपरिषद की पदच्युति, विधानसभा का विघटन, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के निहित शक्तियाँ स्वयं ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है शासन की उद्घोषणा से क्या होगा? 356 के अंतर्गत शासन लगता है और इसके प्रयोग होने से राज्य की मंत्रिपरिषद की पदच्युत हो जाती है, ये बात गलत है। ठीक है, राज्य विधानसभा का विघटन सही है और ये भी बात गलत है। तो एक सही 2 गलत, यानी कौन कौन सा प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 1 और 2 सही होंगे। विधानसभा की पदच्युत हो जाता है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। दूसरा, पहला, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर 5 पर। हाल ही में चर्चा में रहे पेंसिल पोर्टल, निम्नलिखित में विचार कीजिए। पेंसिल पोर्टल क्या है? यह बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु एक प्रवर्तन तंत्र है। इसका निम्न उद्देश्य लोगों को जागरूक कर बाल श्रम पर अंकुश लगाना है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कितने कथन यहाँ पर सही होंगे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही होंगे, तो मित्रों ठीक है, यह बाल श्रमिकों के पुनर्वास का प्रवर्तन तंत्र है, सही है। इसका उद्देश्य जागरूक बाल श्रम पर अंकुश लगाना, ये भी सही है। इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं, इसे महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं बल्कि श्रम और रोजगार मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, ये यहीं पर गलत हो जाएगा। 2 बातें सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में अभिहित किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 61 का भारत परिषद अधिनियम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
पिट्स इंडिया एक्ट विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया था 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई सभा सदस्य लोकसभा सदस्य राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। निर्वाचित सदस्य जब तक शपथ नहीं लेता वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता। निर्वाचित सदस्य शपथ लेने से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। कथन पहला तो पूर्णतः सही है और दूसरा जब तक संसद सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह न तो सदन की किसी बैठक का हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही मत दे सकता है। यानी ये कथन तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही है। दूसरे के बारे में बात करें, शपथ लेने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या है 68, इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पार्लियामेंटो सुधार द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को सुनिश्चित किया गया। संसद सदस्य शासन अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना, 1861 में भारत परिषद अधिनियम के वायसराय का आपातकाल, ठीक है, कि मैं परिषद के बिना संस्तुति, ठीक, अध्यादेश जारी करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पार्लियामेंटो सुधार केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत को सुनिश्चित किया, नहीं। शासन अधिनियम 19 से क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ये बात कुछ हद तक क्या है, सही होगी। 1861 में अधिनियम वायसराय को आपातकाल परिषद के बिना संस्तुति अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। कितने सही हैं? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 869। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान निर्माताओं ने केंद्र में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपचार को उपबंधित नहीं किया, बिल्कुल गलत। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के निलंबन राष्ट्रपति की स्वप्रेरणा से कर सकता है, ओके। वह राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ऐसी बातें आपके संविधान में की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में चर्चा में रहे इबिस बिल के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इबिस बिल? ठीक है, यह अपने परिवार का एकमात्र पक्षी प्रजाति है। भारत के पश्चिमी घाट में बहुतायत में मिलता है। IUCN की लाल सूची में कम से कम चिंताजनक प्रजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो इबिस बिल 2023 में ज़मीन में घोंसला बनाने वाला पक्षी प्रभावित हुआ है और इंडो हिरनोन परिवार से है और ये एकमात्र पक्षी है, बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी घाट में नहीं, हिमालय की तलहटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय में, ठीक है, ये गलत। IUCN की डाटा लिस्ट में है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71, इसे देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन है और प्रावधान है। तो बात यहाँ पे की जा रही है 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों को समाप्त करना। 101वें संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। 102वां संविधान, आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण लाभ प्रदान करना। 106 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं की सीटों को आरक्षित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे पहले 104वां संविधान संशोधन 2019 में SC और ST के लिए आरक्षण से है, ठीक है, और इसके अंतर्गत संशोधन किया गया और लोकसभा एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया। बात बिल्कुल सही है। 101वां जो कि GST से संबंधित है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन है ये 102वां है और 101वां GST था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बारे में यदि हम बात करें, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बारे में, यानी EWS, आर्थिक रूप से पिछड़े जो था वो 105वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 105वां संविधान संशोधन।
ये जो था आर्थिक रूप से 103वां संविधान संशोधन था, और 102वां जो संविधान संशोधन था वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। ठीक है, 103 हो गया। 106वें के बारे में बात करें तो 106वां जो संविधान संशोधन था वो लोकसभा में महिलाओं की सीटों के संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72 पर? देखते हैं। संसद में विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पारित किए बिना भारत की संचित निधि में कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, इसमें भारत में संचित निधि में भारत गैर मतदान व्यय योग्य व्यय सम्मिलित हैं। ये दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है? निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, अंग्रेजी भाषा का सरकारी कामकाज के रूप में स्वीकृति, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और प्रतीक। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो राष्ट्रीय एकीकरण को निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और राष्ट्रीय त्योहारों के प्रतीक। ये बात सही है तीनों। चौथी सही नहीं है, दूसरी। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74? जनमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य समुचे समुदाय का हित होता है, वह विचारों योग एवं तर्क पर आधारित होता है, यह राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली व प्रशासन के संचालन को प्रभावित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में चर्चा में रहे लक्ष्य कार्यक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है जरा देखते हैं। इसका उद्देश्य प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में प्रसवोत्तर और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है और दोनों बातें सही। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय आपात में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही इसकी घोषणा करेगा। बिल्कुल है। 44वें संशोधन से ये किया गया है। इसे प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन के लिए निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा अनुमोदन प्रस्ताव के सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ये कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी अनिवार्यता ये कतई नहीं है। ठीक है, और इसकी 44वें संशोधन से कुल संसद सदस्यों के बहुमत से सदन में जितने उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत से है कि कुल सदस्यों में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत से है। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा है, क्योंकि हमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है 77? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, समत्व का सिद्धांत। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? उपरोक्त में से कितने संविधान के मूलभूत ढांचे हैं? तीनों मूलभूत ढांचे हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में पूर्व से ही अस्तित्व में होना, लोगों को उसकी भली भांति परिचित होना, ठीक है, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य संघर्ष का से बचाव, अधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापित करना, उपरोक्त में से कितने भारत के संसदीय सरकार के अपनाए जाने के कारण हैं? तो भारत में संसदीय सरकार अपनाए जाने के ये सभी कारण हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्व में ही अस्तित्व में था, भली भांति लोग परिचित थे, कार्यपालिका और विधायिका। ये बातें चारों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, संसाधनों को औचित्यपूर्ण व्यय में मदद करना, भ्रष्टाचार, अपव्यय, अक्षमता के मामलों में ध्यानाकर्षण करना, सरकार के वार्षिक लेखाओं की जांच कर संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कितने कथन सही हैं? ये चारों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। क्या हैं?
चारों कथन बिल्कुल क्या है मित्रों, सही हैं। यानी यहाँ पर कार्यपालिका प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, संसाधनों का उचित व्यय मदद होता है, भ्रष्टाचार, अपव्यय, आर्थिक मामलों ध्यान, सरकार के वार्षिक लेखाओं की जांच में संसद रिपोर्ट में प्रस्तुत करना है। तो कितने कथन सही हैं? 3 कथन सही हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीन उत्परिवर्तन, हृदय ताप नियंत्रण, कृत्रिम अंगों का उपयोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों की पहचान करना। ठीक है, तो कितने बायो कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं? ये चारों बायो कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, एकता, सामाजिक न्याय, उपासना और स्वतंत्रता उपयुक्त में से कितनी संविधान के उद्देशिका के संशोधन बंधुता को सुनिश्चित करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें संविधान की उद्देशिका में सुनिश्चित करने के आयाम, संविधान की उद्देशिका व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संविधान की उद्देशिका में बंधुता को सुनिश्चित करने के रूप में वर्णित। अच्छा, बंधुत्व की बात की गई है। तो सबसे पहले बंधुत्व को समझ लें, बंधुता होती क्या है। तो भाईचारे की भावना, संविधान की एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की बात की जाती है। तो व्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बंधुत्व को बढ़ाने की बात है। ठीक है, सामाजिक न्याय, जाति, धर्म और के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें की गई हैं, तो बंधुत्व के जो बातें की गई हैं, 2 बातें सुनिश्चित करना होगा। एक तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना होगा और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होगा। यही दोनों बातें सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82? निम्नलिखित राज्य विधानसभा धन विधेयक को संशोधित कर सिफारिश कर सकती है, किंतु उसे प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के भीतर लोकसभा में वापस लौटना आवश्यक है। धन विधेयक के संदर्भ में यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन स्वीकार नहीं करती, तो विधेयक बिना संशोधन के लोकसभा में पारित रूप में संसद के दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा। राज्यसभा के सदस्य वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, 2 कथन बिल्कुल सही हैं और वो 2 कथन जो हैं वो आपके राज्यसभा धन विधेयक संबंध सिफारिश कर सकती है और उसे 14 दिन के भीतर लोकसभा में सही है सिफारिश मानी जाएगी। राज्यसभा सदस्य वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता के लिए अधिकृत नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है, कर सकता है। तो कितने सही हैं? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83? वित्तीय आपातकाल के समय इसकी उद्घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है। इसकी उद्घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है, बिल्कुल है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है, नहीं। भारत में केवल वित्तीय आपातकाल की घोषणा आपातकाल घोषित किया गया है, नहीं किया गया, केवल एक सही है। 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है 84? निम्नलिखित कथनों पर विचार संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में है। किसी विशेष मामले में सदन के अधिकारों का उल्लंघन अथवा सदन की अवमानना हुई है या नहीं, सदन यह निर्णय करने में एकमात्र प्राधिकार है। दूसरा, संसद सदन में दंड देने का अधिकार अपने सदस्यों तक अपराधों तक ही सीमित है, सदन की उपस्थिति में किए गए हों। ये बात गलत है, ये बात सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में चर्चा में रहे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में बताइए। क्या है? पहला, यह उपस्थित पारिस्थितिकी तंत्र में दीर्घकालिक संरक्षण हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र, बिल्कुल सही बात की गई है। इसमें ऐसी बात की गई थी। भारत इन क्षेत्रों में व्यावसायिक स्तर पर मछली पकड़ने की अनुमति है। भारत के इन क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है, बिल्कुल सही है, यानी 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या है? कथन 1 क्या कह रहा है उसे समझते हैं।
लोकसभा के सदस्यों की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सभी सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं, दोनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87? मूल अधिकारों में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विचार कीजिए। आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। 359 राष्ट्रपति की सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने के अधिकृत करता है। ये दोनों बातों में अगर हम जाएंगे तो केवल पहला गलत है, दूसरा सही। आर्टिकल बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। शून्यकाल 0 आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संसद में केवल निम्न सदन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार प्रश्न पूछने का प्रयोजन जानकारी प्राप्त करना होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये अगर हम बात करें, इसका संसद के केवल निम्न सदन में प्रयोग किया जाता है, नहीं, दोनों सदनों में होता है, पहला गलत। यह सदन के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है, सही है। इसके अनुसार प्रश्न पूछने का प्रयोजन जानकारी प्राप्त करना होता है, नहीं, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है 89? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, सक्रिय राजनीतिक सहभागिता। उपरोक्त में से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक परिस्थितियां ये चारों हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असंगठित उद्यमों में प्रतिस्पर्धा कम करना, तकनीकी गुणवत्ता में सुधार, क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग और विपणन, सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में ये चारों बातें बिल्कुल क्या होंगी? सही होंगी। ऑप्शन अगर हम देखें तो ये सभी 5 बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। 42वां संविधान संशोधन, 52वां, 66वां, 69वां, 72वां। 42वां नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों में प्राथमिकता दी गई। ठीक है, अगर हम 42वें संविधान संशोधन के संबंध में बात करें तो 42वां संविधान संशोधन जो मिनी संशोधन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा 52वें में 10वीं सूची में, 52वें में अगर हम बात करें 10वीं सूची में परिवर्तित किया गया, ये भी सही है। दिल्ली में विधानमंडल, 72वां आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान। तो 72वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 2000 में दिया गया था और इसमें 170 में अनुच्छेद में पहली बार जनगणना के बाद सीटों की बात की गई थी। ये बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है 92? उसे देखते हैं। राज्यसभा उपसभापति के संदर्भ में विचार। यह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ अधिकारी होता है। ठीक है, यह के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राज्यसभा का अधीनस्थ अधिकारी, ये बात गलत है, दूसरा सही। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक राज्य के लिए जनमत महत्व को दर्शाती है? तो सरकार का पथ प्रदर्शक, कानून निर्माण, अधिकारों का रक्षक, प्रहरी। इस चारों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। लाभ का पद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा परिभाषित है, न कि संविधान द्वारा। स्थगन संसद के कार्य होता है, इसके सदन विचाराधीन अपूर्ण मामलों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में चर्चा में रहा प्रदीप्त माइक्रोस्कोप विशेषताओं में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रदीप्त माइक्रोस्कोप विशेषताएं, जैविक नमूनों की पहचान करना सही है, इन विट्रो इमेजिंग सही है, इमेजन अपन सही है, और अणुओं को एक साथ निगरानी, चारों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है? कटौती प्रस्ताव और विशेषता। घटकों की कटौती, ठीक है, पूर्ण भाग में चर्चा एवं मतदान सही है। कंगारू में पूर्ण भाग पर चर्चा सही है। ग्लूटेन अचर्चित भाग में मतदान पूर्व चर्चा, चारों बातें सही। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 97। आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है आपातकाल के संदर्भ में?
ऑप्शन आपातकाल में जारी रखने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति की स्थिति राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो सकती है, सही है। दोनों सदनों में मिलने के बाद वित्तीय आपात सुनिश्चित अनिश्चित काल के लिए प्रभावी होता है, तब तक इसे वापस न लिया जाए। तो यहाँ पर यदि देखें कौन सी बातें सही हैं, ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है 98, इसे देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया है, बिल्कुल गलत। संविधान में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व संविधान में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित आधार बनाया गया, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें कोई भी बात सही नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके सदस्य निर्वाचन सभा में केवल निर्वाचन सदस्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अमेरिकी सेनेट के समान भारत में भी उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, नहीं है, पहला सही, दूसरा गलत। संघ और राज्य सरकारों प्रतिनिधित्व अधिकार है, ये बात सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, और ये आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा समुद्री संसाधनों का साझा करने में प्रतिज्ञा शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। तो 2050 में प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, तो आप इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो अंतिम है इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों, इसमें अगर हम बात करें, हस्ताक्षरकर्ता देश समुद्र के साथ साझा प्रदान करते हैं, सही है। समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये 2030 नहीं, 50 नहीं, इसके लिए 2030 का प्रोविज़न किया गया है। तो यहाँ पर ये गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों, आज हम लोगों ने संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 11 लगाया। शेष पेपर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।